हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तौहीद अहमद, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन एमआरएस ट्यूटोरियल। और आज हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, हम लोग बेसिकली क्लास 12th में ये 3rd चैप्टर के नाम से आता है और आप कह लीजिए कि ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्कोरिंग मार्क्स भी होते हैं और बहुत बेसिकली इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है ये आपका। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या है चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो जिस यूनिट में पढ़ा जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर, तो उसके बिहाफ पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली हम लोग अगर आप पढ़े हुए हैं और जो कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो अगर आप देखोगे क्लास 12th में एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। टॉपिक का एक ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा ब्रांच है जो किसके बारे में बात करता है? दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, या स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज की जो ब्रांच होती है, जैसे बहुत सारे फिजिक्स के ब्रांचेस हैं जो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्रांच चार्ज के बारे में बात करता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। जो ब्रांच लाइट के बारे में बात करता है उसे हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। जो ब्रांच हीट के बारे में बात करता है उसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह जो ब्रांच चार्ज के बारे में बात करेगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब स्टडी ऑफ चार्ज, इसके 3 सब ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, वन थिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, and the last thing is electromagnetic wave, या इसको हम बोलते हैं EM वेव। ठीक है, इसमें अब अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। जहां पे चार्ज एट रेस्ट होगा उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सब ब्रांच है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें आपके चैप्टर 1, 2 मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के पार्ट में पढ़ाया जाता है जेई के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। वो बात अलग है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात होगी। डायनेमिक का मतलब जहाँ पे कॉज ऑफ मोशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज मूव करेगा ना, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या कोई और एनर्जी या कोई वर्क डन जो चार्ज को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले मूव कराने की, तो वहाँ पे कॉज ऑफ मोशन होता है, इसलिए ये डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। और EM वेव, ठीक है, जो क्या होता है? आप जिसमें चार्ज एट स्पीड, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे चलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रुका हुआ होगा, यहाँ पे एट कांस्टेंट v से चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा? एट एक्सेलरेटेड v। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एट एक्सेलरेटेड, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा यहाँ पे? एट एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जिनकी स्पीड कितनी होगी? एट c, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान देना आप, यहाँ पे कांस्टेंट v होता है। अगर चार्ज रेस्ट में आपका होता है, ठीक है, अगर बेसिकली मान लीजिए चार्ज आपका रेस्ट में होता है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात करता है? तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, मान लीजिए चार्ज क्या होता है? गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो कोई गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लूज करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? चार्ज। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहां पे क्या करेगा? ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, जो कि चार्ज है। उसके बाद उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फिर उस चार्ज की कैपेबिलिटी कि वो कितना फील्ड जनरेट कर सकता है या किसी पे कितना फोर्स लगा सकता है, उसके बारे में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और अगर वही चार्ज के रिस्पेक्ट में हम क्या करें? वर्क डन करें, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पे हैं? जब चार्ज एट रेस्ट में होगा।
ठीक है। चार्ज एट रेस्ट पे होता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके ड्यू टू पॉइंट चार्जेस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा पढ़े होगे और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं। नेक्स्ट आओ इलेक्ट्रोडायनेमिक में, जब चार्ज मूव करता है, एक चीज ध्यान देना, जब चार्ज मूव करता है तो वहां पे क्या होता है, एक नई फिनोमेना जनरेट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, क्या होती है, करंट। ठीक, तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो यहां पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, यहां पे करंट आपको दिखाई देगा, मतलब करंट महसूस होगा। वो क्या है, एक टाइप की एक फिनोमेना है जब चार्ज मूव करता है। सिंपल सा, अगर आप इस चीज को, जैसे चार्ज है, आप इसको कोरिलेट कर दो जैसे मास से। ठीक है, तो सोचो आप एक मास है, ठीक है, तो मास अगर है तो ये क्या है, मान लीजिए एक क्या है, ऑक्युपाइंग स्पेस। मास अगर हम बात करें तो क्या होता है, गैदरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स और मैटर। ठीक है, उसे हम मास बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जब रेस्ट पे होगा तो इस पे ये मास पर्टिकुलर उसके मासेस है, लेकिन जब ये इसमें क्या होता है, हम इसको पर्टिकुलर v वेलोसिटी से जब मूव करते हैं तो इसके पास एक नई फिनोमेना आती है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा तो उसका मोमेंटम नहीं कंसीडर किया जा सकता। ठीक है, उसी तरह अगर करंट, जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा, अगर चार्ज मूव करना शुरू किया तो वहां पे क्या होगा, एक नई फिनोमेना, एक नई टाइप की एनर्जी जनरेट होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, करंट। और इसकी वजह से पहली बार किसने देखा था, एक तो बायो-सवर्ट ने देखा, ठीक है, और किसने देखा, बायो-सवर्ट ने, ठीक है, और ओरेस्टेड ने, ठीक है, देखा कि करंट कैरिंग वायर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, ध्यान देना कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट एट v से चलता है तो वहां पे करंट के साथ साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक है तो उसके पास क्या क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये प्रॉपर्टी नहीं जा सकती। ठीक, प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक चीज और होगा, करंट। ये तीन फिनोमेना इसके पास होंगे। ठीक है, अगर ये क्या करता है, कांस्टेंट v से चलता है तो। और अगर वही चार्ज एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो उसी चार्ज से क्या होंगे, व्हेन इट इज एक्सेलरेट, तो वही चार्ज क्या करेगा, रेडिएशन निकालना शुरू करेगा। क्या निकालेगा, रेडिएशन। ठीक है, अगर चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो वो रेडिएशन निकालेगा, और वो रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान दीजिएगा, उसी रेडिएशन को ईएम वेव बोलते हैं। वही चार्ज जब एक्सेलरेट करना शुरू करता है और एक्सेलरेट करके स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। तो बेसिकली चार्ज की स्टडी यहां पे आप देखो तो बात क्या होती है, चार्ज अगर एट रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। जब चार्ज मोशन करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वहां पे करंट फिनोमेना जनरेट होती है। और कई सारे साइंटिस्टों ने इस चीज को प्रूव किया बाय एक्सपेरिमेंटली कि करंट अगर कहीं पे है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी रिलेशन किसके किसके बीच में, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन इज नॉट बिटवीन अ चार्ज एट रेस्ट चार्ज। देखिए यहां पे चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मोशन की बात है, तो सिर्फ रेस्ट चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि जब आप बायो-सवर्ट लॉ पढ़ना शुरू करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपको ये दिमाग में आएगा कि यार किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ होता तो फोर्स नहीं लगता, लेकिन कोई मूविंग चार्ज आता तो फोर्स लगता है। क्योंकि भाई मूविंग चार्ज करंट जनरेट करता है और रिलेशन इज नॉट बिटवीन अ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन इज बिटवीन अ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इट मस्ट बी चार्ज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो चार्ज मूव करेगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि रिलेशन करंट और मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज मूव करेगा तो उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलेंगे, और वो क्या करेगा, करंट जनरेट करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और जब चार्ज एक्सेलरेट करना शुरू करता है तो एक दुनिया का सबसे खूबसूरत फिनोमेना, अभी हम इस चीज के बारे में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे फिर से मैं लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारी और भी बाहरी, देखो आप इस चीज को कंसीडर करो कि ईएम वेव एक बहुत दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ है जो हम कई बार पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फील हो। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको बहुत छोटे में इसको खत्म कर दिया, लेकिन आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी चीजें मिले और आपको फील हो चीजें अंदर से कि नहीं हाँ ये चीज होती है। आई होप मैं चार्ज के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं आपको ये फील करेगा कि नहीं चार्ज का मतलब क्या होता है, और पूरी चैप्टर आपको क्लियरली दिखाई देगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर चार्ज एक्सेलरेट करना शुरू किया तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से वहां पे क्या होगा, एक नई चीज जनरेट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन जो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है।
ठीक है, किससे? चार्ज से, जो कि ईएम वेव के फॉर्म में वहां से जनरेट करता है। ठीक है, आप नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट चीजें, ठीक है, आप देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर चार्ज मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक नई फिनोमेना जनरेट करेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? करंट। तो अब बेसिकली ध्यान दो, हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ करंट नाम देते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने ये बोला कि इलेक्ट्रोडायनेमिक में अगर चार्ज मूव करेगा तो वहाँ करंट होगा, करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन हमें मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? करंट क्या होता है। एक ये जो नई प्रॉपर्टी है इसकी वजह से वो प्रॉपर्टी होगी वो अलग पढ़नी है हम लोग को। तो ये चैप्टर जो है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट के बारे में। और एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोडायनेमिक है तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ करंट की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दो, जैसे बोला जाता है कुछ टर्म्स कभी कभी आते हैं हमारे पास, वाटर करंट। ठीक है, अगर वाटर मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम बोलते हैं क्या? वाटर करंट। वाटर करंट। ठीक है, ये पहली बात। ठीक, दूसरा, अगर आपके क्या होते हैं, हीट के क्या कहते हैं, हीट नहीं मूव कर सकता, वैसे हीट मतलब किसी की सिस्टम से मूव करेगा, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स अगर मूव करते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम क्या बोलेंगे? एयर करंट। करंट का बेसिकली मतलब होता है कि उसके मॉलिक्यूल क्या करें? एक जगह से शिफ्ट हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एवरेज वेलोसिटी पाई जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो करंट। तो यहां पे चार्ज की बात है, इलेक्ट्रोडायनेमिक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो ठीक है, अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रिक करंट की या वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की आप लिख लो। ठीक है, पहले आप यहां पे लिखो, ठीक, फिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप देखो यहां पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। नोटिस करने वाली आपके लिए बात कि इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन in a time t2 t plus delta t, then the average current through the cross section is defined as I average equal to delta q by delta t। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक क्रॉस सेक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। देखो इस दुनिया में हर जगह अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स इस घर में चल रहे हैं तो हम उन जगह की बात नहीं करेंगे जो एयर मॉलिक्यूल्स हमसे टकरा के जाते हैं। जैसे मान लो बगल में हवा चल रही है और बगल वाले को महसूस हो रहा है तो हमसे उससे मतलब नहीं है। जो एयर मॉलिक्यूल्स हमसे टकरा के जाता है, जैसे नहीं बोलते कभी कभी हम गर्मियों के मौसम में ऐसे बाहर बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि हवा ऊपर से चल रही है, पेड़ की पत्तियां हिलती हैं लेकिन हमें बहुत गर्मी होती है, हमें गर्मी नहीं लग मतलब ठंड नहीं लग हवा नहीं लगता है, तो हम क्या बोलते हैं कि पता नहीं हवा चल भी रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि हमें खुद महसूस नहीं हो रहा। वो बाहरी अगर ऊपर पेड़ ओड़ पे चल रहा तो वो अलग चीज़ है। तो अगर जो एयर मॉलिक्यूल्स हमसे टकरा के जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ये मेरे थ्रू जो हवा, हम अपने हवा को महसूस, हो सकता है उधर जो बगल में हवा चल रही है वो तूफान की तरह हो सकता है उसको उखाड़ के फेंक दे, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है। हम उन्हीं हवा उन्हीं एयर करंट को महसूस कर पाते हैं जो जो हमें टच करके जाता है तो हमें लगता है कि हाँ ये हमसे होके गया है। तो ठीक है, तो उसी तरह ये क्या है, आपका एक क्रॉस सेक्शन है। अगर इस क्रॉस सेक्शन से मतलब हमने इस क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया, इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितने चार्ज जाएंगे वो इस एरिया का क्या देगा, करंट देगा। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज at delta q charge flow through a given cross section in a given cross section in time t2 delta t। मतलब इसको क्रॉस करने में जितना समय लगेगा कितना, डेल्टा टी। इस एरिया क्रॉस सेक्शन क्रॉस करने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। देन द एवरेज करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज, इसके लॉन्ग एवरेज हो जाएगा आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज करंट। मतलब इस डेल्टा टी समय में जितने यहां से चार्ज मूव कर जाएंगे वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू आई एवरेज होगा। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस, आपने अगर वो डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो इसमें चेंज इन का कॉन्सेप्ट जो चेंज ऑफ रेशियो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 होता है, उसमें हम अगर हम लिमिट चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमें आई इंस्टेंटेनियस मिलेगा।
ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, और वैसे भी यहाँ पे जैसे हमने x माना था, तो अगर हम I इंस्टेंटेनियस की बात करें, ठीक है, अगर हम क्या बात करें, I इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है, आपकी लिमिट लगा दो डेल्टा t टेंस टू 0, तो यही डेल्टा q बाई डेल्टा t की वैल्यू हो जाएगी dq बाई dt। ये क्या दे देगा, I इंस्टेंटेनियस दे देगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसी वेरिएबल पे ये डिपेंडेंट होता है। तो इसको इतना छोटा कर दो, टेंस टू 0 कर दो कि वो क्या हो जाए, बहुत शॉर्ट टाइम। तो अगर किसी शॉर्ट टर्म ऑफ चार्ज मूव करेगा विद शॉर्ट टाइम, तो वो क्या देगा, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम का करंट देगा। तो आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप इतना लिख लो, पहली चीज आपको इलेक्ट्रिक करंट पता होना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन से हमें कंसीडर करना होगा इन अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन अ टाइम t टू डेल्टा t, मतलब इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगे, डेल्टा t टू डेल्टा t, या इन अ क्रॉस सेक्शन विथ अ टाइम डेल्टा t, ये भी लिख सकते थे। देन द एवरेज करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज डेल्टा q बाई डेल्टा t, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगेगा, डेल्टा q और डेल्टा t में क्या करेगा, इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर जाएगा, तो उसका आई एवरेज कितना है, डेल्टा t। और अगर हम उसमें डेल्टा t टाइम बहुत शॉर्ट ले ले, बहुत उसमें क्या करें, लिमिट टेंस टू 0 पुट अप कर दें, तो या बहुत शॉर्ट टाइम ले लें, तो उस समय का जो करंट होगा वो आई इंस्टेंटेनियस होगा। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे थे आई इंस्टेंटेनियस की और आई एवरेज की, ठीक है। तो अब नोटिस करो आप, ठीक है, आई एवरेज क्या होता है, आई इंस्टेंटेनियस की बात है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपको करंट मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा, और एवरेज मतलब जितना टोटल चार्ज जाने में टोटल टाइम जो लगता है उसे हम आई एवरेज बोलते हैं। तो नोटिस करो, जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, ठीक है। आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, जैसे मान लो हमने एक रिंग बना लिया, ठीक है, और इस पर हमने चार्ज यहाँ पे पूरा एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसमें चार्ज कितना था, कैपिटल Q, ये सेंटर यहाँ ओमेगा के लॉन्ग रोटेट करा दिया, ठीक है। और ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अलॉन्ग आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज कितना होगा, तो देखिए, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। तो आई इंस्टेंटेनियस की बात करो, ठीक है। तो अगर हम इस पे बात करें यहाँ पे, तो सोचो आप कि इस मान लेते हैं कि dt टाइम में ये चलेगा d थीटा और ये डिस्टेंस होगा dx, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है। ये आपका जो छोटा सा आर्क चला है वो कितना है, dx, ठीक है। तो आई इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, dq बाई dt, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस के लिए dq बाई dt। तो अब नोटिस करो dq बाई dt, क्या नोटिस आपको क्या करना है कि एक चीज बताओ आप कि अब इस वाले इसमें जितना इस dq चार्ज में ये जो छोटे लेंथ पे मान लेते हैं हम, इसको क्रॉस करने में, इस dx को क्रॉस करने में, dx क्रॉसेस इन टाइम dt, ठीक है। तो dx लेंथ पे चार्ज कितना है, dq। तो ये तुम्हारा जो dx अगर क्रॉस करेगा dt टाइम में, तो वो क्या इंस्टेंटेनियस दे देगा। अब पूरी बात समझो, क्या पूरे रिंग पे, ठीक है, अगर हम बात करें तो पूरे 2 पाई r रिंग पे चार्ज कितना है, q, ठीक है, पूरे रिंग पे। तो 1 मिनट में चार्ज कितना हो जाएगा, q बाई 2 पाई r, ठीक है। और इस छोटे वाले dx, ये लेंथ है, तो dq की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा q बाई 2 पाई r इंटू dx, ये हो गया आपका dq चार्ज, सिंपल सा, ठीक। तो अब देखो क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसमें मान लेते रोटेट कर रहा है, तो हमें दिया क्या है, ओमेगा, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास तो है नहीं, ठीक है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लिख नहीं सकते, तो हमारे पास ओमेगा है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डी क्या, डी थीटा बाई डी टी। भैया एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन एंगुलर टाइम, मतलब टाइम तो टाइम सबके लिए सेम होता है, तो डी क्यू बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे मेरे पास dx की कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन d थीटा और इसमें रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम dq की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं q बाई 2 पाई r, ठीक। और क्या होता है,
अगर हम 2 रेडियन और स्टेरेडियन के टर्म में अगर हम पढ़े थे तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस इन द टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी थीटा, और आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन रेडियस आर, तो यानी डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी थीटा इंटू आर, ठीक। तो यहाँ पे आप रख दो, ये वैल्यू हो जाएगी क्या, डी एक्स की वैल्यू डी थीटा इंटू आर, ठीक। आर से आर कट जाएगा, तो यानी डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी कितना, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी भाई क्यू डी थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, इट इक्वल टू डी क्यू। तो अब तुम्हारा आई इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी क्यू, ठीक है, डी थीटा बाई 2 पाई इंटू डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो हो जाएगा क्या, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। दिस इज आई इंस्टेंटेनियस। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लो, आई इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, किसके, इस रिंग के और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में। चलो तो अब यहाँ पे आई एवरेज निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम आई एवरेज की बात करते हैं तो ठीक है, अगर हम आई एवरेज की बात करेंगे तो इस पूरे चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन से घूमने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टाइम टी। अब हमें टी तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया, ओमेगा दिया हुआ है, तो ठीक है। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पूरा कंप्लीट साइकिल चलने में कितना चला है, 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ रख दो, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। यानी क्या हो गया, क्या आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो अगर कहीं पे, क्या इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, सीधा सीधा कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, तो यहां पे, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू आई एवरेज के बराबर होगा हर जगह, ठीक है। अगर कहीं पे आई एवरेज की बात कर रहे हैं और आई इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं और वहां पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज बात एक ही होगी। अगर जैसे कई क्वेश्चन दे कि इतने चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, तब भी वहां पे क्या होगा, आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर किसी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके किसी क्रॉस सेक्शन से करंट फाइंड आउट करना है, तो वहां पे आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज सेम आएगा, ठीक है। इसमें कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। कितना आएगा आई इंस्टेंटेनियस, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और आई एवरेज भी कितना आ जाएगा, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे अगर इस चीज को नोटिस करना चाहो एक चीज और से, ठीक है, चलो आप इसको नोट करो फिर बताते हैं इसको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, कितना था, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, ये आई एवरेज आई इंस्टेंटेनियस रिंग पे। अगर हम इसी रिंग को ऐसे बना लें, ठीक है, और इस रिंग के सेंटर पे मान लो ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और किसी एक जगह पे क्या करें, हम क्यू को कंसंट्रेट कर लें, पूरा चार्ज वही जो उस रिंग पे, इस वाले रिंग पे अगर हम इमेजिन कर रहे थे, तो इस रिंग पे हमने क्या किया था, यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या था, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था, इसका रेडियस आर था, और क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा था। यहाँ पे ये भी क्या था, नॉन कंडक्टिंग थे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग थे, ये भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। वैसे भी इसको नॉन कंडक्टिंग तो श्योरली होना पड़ेगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग नहीं होगा तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लेते हैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर ये चार्ज जा रहा है तो इसका आई एवरेज, इसका तो आई एवरेज क्या आया था भैया, इसका आई एवरेज आपका आया था क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, और आई इंस्टेंटेनियस भी कितना आया था, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर होते हैं। अगर हम इसकी बात करें नॉन कंडक्टिंग रिंग की, तो यहाँ से अगर चार्ज मूव कर रहा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो यहाँ का जो तुम्हारा आई इंस्टेंटेनियस आएगा वो कितना आएगा, हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस dx को यहाँ से हम पास आउट कराएं, ये ले dx, ठीक है, और इसमें थीटा, तो
तो एक चीज़ महसूस करो, हमें बताओ कि क्या इस समय कोई करंट होगा, तो इस समय करंट कितना आएगा, 0 0। भैया यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो इस शॉर्ट टाइम में, इस dt टाइम में जब यहाँ से क्रॉस करेगा तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0, कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसमें जब कहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम चार्ज रखें तो हम यहाँ पे कभी भी आई इंस्टेंटेनियस की बात ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, सीधा सीधा आई एवरेज की। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर टोटल चार्ज कितना जाएगा, क्यू, और टाइम कितना लगेगा, टी। और हमें तो टी मतलब ही नहीं है, हमें तो क्या दिया, ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू होती है फॉर अ कंप्लीट साइकिल 2 पाई बाई टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू 2 पाई बाई ओमेगा। मतलब इसमें भी क्या हो गया, आई एवरेज क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ध्यान दो, अगर कहीं पे चार्ज उस रिंग पे एक जगह कंसंट्रेटेड है या रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे करंट दोनों में क्या आएगा, आई एवरेज क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। इसका भी आई एवरेज वही है, आई एवरेज वही है, इसका भी आई एवरेज वही है। तो ध्यान दो, अगर वो चार्ज एक क्षण में निकल जाता है फॉर अ पूरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तब भी उसका आई एवरेज यही होगा, और वो शॉर्ट निकलेगा तो उसका भी आई एवरेज यही होगा। लेकिन इसका आई इंस्टेंटेनियस कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका आई इंस्टेंटेनियस हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इस समय जब ये dx पास आउट करेगा तो उसमें कोई चार्ज ही नहीं मूव किया, तो करंट क्या हो जाएगा, 0। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट क्या होगा, 0। वो एक ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, ये पास आउट करेगा, ये यहां से पास करेगा, तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या करंट होगा, वो भी पूरा करंट होगा, वो भी क्या होगा, उस समय आई इंस्टेंटेनियस पूरा आई एवरेज के बराबर होगा। तो बात वही होगी कि आई इंस्टेंटेनियस आई एवरेज क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोई दिक्कत किसी को। अगर इसी चीज को एक क्वेश्चन और समझ लो, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक, कि एक वायर है, ठीक है, एक सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि एक वायर है, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या पढ़े होगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज कितना होगा, ये कितने से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अब सोचो ध्यान से, मान लेते हैं ये छोटा सा dx चला, ठीक है, तो चलो आई इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। तो अगर एक चीज़ समझो बात को, यहाँ पे dq बाई dt, ठीक है, तो पूरे चार्ज पे, पूरे लेंथ ऑफ l पे चार्ज पे क्या है, q चार्ज है, ठीक है, और पूरा यूनिटी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लेंथ l है, सपोज कर लेते हैं, वो आप वहीं से लैम्डा से ही कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं लेंथ l है, चार्ज q है, तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा, q बाई एल, और q बाई एल लैम्डा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, q बाई एल इंटू dx। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx, बात समझना। तो dq की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा इंटू dx, ठीक है। और अगर मान लेते हैं इसमें क्या होगा, dx बाई dt अगर चेंज होता है तो वो क्या देगा, आई इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस दे देगा, तो ठीक है। तो आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq की वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt क्या हो जाएगा, v। तो लिख सकते हैं क्या, लैम्डा v, ये क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस। और आई इंस्टेंटेनियस ध्यान देना, ये चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। तो अब समझ में आई बात की, ये जो आई इंस्टेंटेनियस है यही क्या होगा, आई एवरेज, और क्या होगा, लैम्डा वी। जहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर लो, आई इंस्टेंटेनियस, आई एवरेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आई एवरेज क्या होता है और आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है। आई इंस्टेंटेनियस का मतलब उस विद इन सेकेंड या उस शॉर्ट टाइम में, उस शॉर्ट टाइम पीरियड में जितना चार्ज मूव करेगा वो आई इंस्टेंटेनियस है। और आई एवरेज क्या होता है, जो टोटल टाइम टेबल में टोटल चार्ज मूव करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आई एवरेज बोलेंगे। तो ठीक है, आप इन दोनों को नोट कर लो, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। चलो, हम लोग आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस अच्छे से सीख गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स जो मतलब करंट के यूनिट्स के बारे में बात करेगा। तो ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है,
करंट इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फॉर आई एवरेज, और आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। हमने डी टी की जो डेल्टा टी है इसकी लिमिट टेंस टू 0 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो ये इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसमें एक चीज़, अब कुछ चीज़ें नोट करके आप लिख लो, ठीक है, नोट करके लिख लो, ठीक है, कि क्या होती है द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, क्या होगा एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, इसकी चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम पर सेकेंड, तो क्या हो जाता है इज कूलम पर सेकेंड, या इसकी एसआई या बेसिक यूनिट इसको बोलते हैं, क्या होता है बेसिक यूनिट्स क्या होती है, वो होती है एम्पियर। ये फंडामेंटल यूनिट भी है, ठीक है, करंट को हम फंडामेंटल यूनिट्स में जो 7 फंडामेंटल है उसमें करंट की प्रायोरिटी देते हैं, तो उसमें क्या आता है करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था, ठीक है। आप पॉइंट नंबर 2 की बात करो, ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ positive charge and opposite direction of negative charge, ठीक है। ये क्या होता है डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, और अपोजिट किसके होता है, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इसको हम बोलते हैं, अब देखो चार्ज का जो, देखो अगर एक तरह की चीज़ होती है जैसे मान लो मास, ठीक है, तो जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्शन ऑफ मास में होता है, या वेलोसिटी, अगर हम मोमेंटम की बात करें तो हम नोटिस करो, ठीक है, अगर हम बात अभी किए थे कि जैसे मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv, और मास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर से मिलकर बना हुआ, उसे मास बोलते हैं। तो उसी तरह चार्ज, अगर यहाँ पे आप रिलेशन कर लो इस चीज़ को, यहाँ पे अगर आप रिलेट कर लो, ठीक है, अगर हम इसको बेसिकली रिलेट कर ले मास वर्सेस चार्ज में, ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो मास अगर है तो मास m दिया हुआ है, तो ये क्या होता है गैदरिंग ऑफ मैटर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन ए स्पेसिफिक एरिया, उसे मैटर बोलते हैं। और चार्ज क्या होता है गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये मास, अब जैसे मास तुम्हारा क्या होता है इट्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ये क्या होता है डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। तो एक चीज़ जानो, अगर किसी के पास इफ एनी हैव अ मास तो इट मे बी चार्ज, इट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, बट एनी वन हैव अ चार्ज, ठीक है, तो मास क्या होना ए नॉट इक्वल टू, मतलब क्या होगा मास मस्ट है नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। अगर चार्ज उस पर है तो मास होना श्योर है, लेकिन अगर किसी के पास मास है तो उसका चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर ये मास है और ये चार्ज है, तो अगर मास मूव करता है विथ वेलोसिटी से तो इसका मोमेंटम होता है p इक्वल टू mv, और ये किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, ठीक। मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मास। और लेकिन चार्ज यहाँ दो तरह हो जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उसको करंट बोले, या नेगेटिव चार्ज जिधर जाएगा उसको। तो ये प्रैक्टिकली डेटा कह लो या कन्वेंशनली, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कन्वेंशनली, ठीक है, इट इज कन्वेंशनली, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा माना गया है, द डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम किया गया है, क्या होता है द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होंगी कि सर मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होते हैं। कोई भी चार्ज बॉडी, जैसे अगर हम चौक को चार्ज कर दें और इस चौक को ऐसे मूव कराएं तो इसकी वजह से भी करंट होगा। हम अपने आप को चार्ज कर दें और अपने आप को मूव कराएं तो मेरी वजह से भी करंट होगा। इस पूरे घर को हम, इस बोर्ड को चार्ज कर दें, इसको मूव कराएं, तो मुद्दा यहाँ पे चार्ज से है ना कि इलेक्ट्रॉन से है। हाँ, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग और गेनिंग की वजह से चार्ज जरूर बनता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है नहीं। तो ये सारी चीजें सोच के फिर उसका डायरेक्शन डिसाइड किया गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेंट, इज इलेक्ट्रॉन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट इन कंडक्टर। सिर्फ कंडक्टर की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे और भी सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं करेंट के। और ये चीज अपने दिमाग से बिल्कुल कतई निकाल दो कि करेंट को किसी भी मीडियम की जरूरत पड़ेगी कभी मतलब कहीं सारे। ये इलेक्ट्रिक करंट अगर है मतलब जो हम अपने यहाँ अपने यूज में लाते हैं उसको केबल या वायर की जरूरत पड़ती है। आप थंडरिंग लाइटिंग देते हो वहां भी करंट जनरेट होता है, वहां भी चार्ज डिसोसिएट होता है, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह केबल में ही करंट या किसी कंडक्टर में ही करंट मूव करे, ठीक है। करंट किसी वजह से भी हो सकता है। करंट एक फिनोमेना, एक तरह की एनर्जी है जो किसकी वजह से जनरेट होती है, ड्यू टू मूविंग ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन मूव किया, सॉरी मोशन ऑफ चार्ज की वजह से, ना कि इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर या इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है, जनरली वो किसके लिए यूज होता है, किसी कंडक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इतना बात समझो कि ये क्या है, डायरेक्शन जो है वो क्या होगा। कन्वेंशनली हमने क्या लिया कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ही क्या मान लिया हमने, और इस चीज को प्रैक्टिकली चेक हमने किया था गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस होती है जो सेंसिटिविटी ऑफ करंट को शो करती है, ठीक है। तो हमने उससे मेजर किया तो हमें क्या पता लगा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे गैल्वेनोमीटर जो होता है वो टॉर्क पे काम करता है। अब इसमें लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल इतना बेसिकली मानो आप कि ये एक एजम्पशन है जिसमें जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम क्या मानेंगे, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो हम लोग 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट था कि हमने यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट में पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या पढ़ना है कि ये स्केलर होता है या वेक्टर। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर सीधी सीधी बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्यों, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे देखो आप यहाँ पे, जैसे मान लो इस वाले वायर में ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा 6 एम्पियर। ध्यान देना, अगर डायरेक्शन ऐसे है तो ये करंट ऐसे जा रहा है। सेम यही चीज़ अगर इसी चीज़ को हम फिर से बनाएं और ये चीज़ ऐसे 5 एम्पियर ये और ये आपका 5 एम्पियर हो, ठीक, और ये 1 एम्पियर इधर चला जाए तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर इधर आएगा तो इधर जाएगा 4 एम्पियर। तो सोचो ये भी 1 था, ये भी 1 है, सिर्फ 5 और 1 का डायरेक्शन इधर था तो ये 6 हो गया, और 1 का डायरेक्शन इधर हो गया तो ये 4 हो गया। यानी करंट किस पे डिपेंड करता है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। लेकिन ये अगर एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल मान लो क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों में ये डिपेंडेंट नहीं होगा कि वो इन दोनों का सम अलग अलग हो। ये जोड़ते सिंपली स्केलर की तरह हैं। तो क्या होता है, इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। It does not follow vector law of addition, so it is called as tensor quantity, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज स्केलर। अगर सिर्फ वेक्टर स्केलर की बात, सिर्फ स्केलर, या वैसे करंट क्या होता है, तो क्या थर्ड पॉइंट हम लोग लिख रहे थे, तो क्या लिखेंगे, करंट इज टेंसर क्वांटिटी, करंट इज टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। बस ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ठीक है, फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी है। तो ध्यान देना, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और टेंसर क्या होता है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि करंट किस में बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। किसी कंडक्टर में, ठीक है, किसकी वजह से होता है करंट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इन अ कंडक्टर, बेसिक पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन ए कंडक्टर करंट ड्यू टू
ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैसे भी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर का मतलब ही वही होता है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बांटे ही गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम होते हैं, लेस देन कंडक्टर होता तो वो सेमीकंडक्टर, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो इंसुलेटर। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने इसको ऑलरेडी ही क्या हुआ, डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछने वाली बात ही नहीं कि कौन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते, भैया जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसे को कंडक्टर बोला जाता है। तो ये उसके बिहाफ पे इन सबको क्या किया गया, अलग अलग पॉइंट्स पे डिवाइड किया गया है। तो कंडक्टर क्या होता है ये तुम्हें समझ में आ गया। तो कंडक्टर क्यों, मतलब करंट वहां क्यों होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी कंडक्टर में करंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ध्यान देना, करंट इन अ कंडक्टर किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ठीक है, अब मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे हमें करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करेगा वही क्या होगा, करंट ड्यू टू कंडक्टर, ठीक है। तो ध्यान देना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन पास आउट करेंगे इन अ पर्टिकुलर टाइम या इन अ डेल्टा टी, तो वो जितना भी इलेक्ट्रॉन पास आउट करेगा वो क्या कहलाएगा, करंट। तो ठीक है, इसमें नोटिस क्या करोगे, ठीक, कि इसमें क्या लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, या कितना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव करेगा वो क्या कहलाएगा, करंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन से पास आउट करेंगे, तो मान लो जैसे हम बात करते हैं I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी NE बाई टी। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितने पास आउट हो रहे हैं, पर सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, 1, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू NE, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो, ठीक है, इस चीज़ को नोट करो, ठीक है। एक चीज़ इसमें ऐड करनी है, ठीक है, ठीक है, एक चीज़ ऐड क्या करनी है, ठीक है, हेयर इसमें जो E है, ठीक है, हेयर E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ई क्या होता है, ई जो तुम्हारा है वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट है। तो हियर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये बातें अलग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ध्यान देना, ये तुम्हारी अलग कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो, 4th पॉइंट है, पूरी बातें नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो हम लोगों ने 4th पॉइंट तक अभी पढ़ लिया। 4th पॉइंट में क्या था कि किसी कंडक्टर में जो करंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो क्या लिखोगे, इन अ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन करंट ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, ठीक है, बोथ, इसको चार्ज से मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव या आयन से मतलब है, बोथ, कैटायन एंड एनायन, ठीक। और तुम्हें पता है कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है और क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, और करंट डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, कि अगर हमने एक सॉल्यूशन, एक वो ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया, मान लो जैसे Na2SO4, ठीक है। अब मान लो ये कोई सोल्यूशन है यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से, ठीक है, N1 नंबर का क्या है, Na प्लस है, ठीक। और क्या हो जाएगा, अगर Na2SO4 डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा Na2Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो N1 किसको डिनोट कर रहा है, N1 इक्वल टू Na, और N2 नंबर ऑफ क्या होगा, SO4 2 माइनस, ठीक है।
तो अगर मान लेते हैं कि ये इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, कौन सा, सोडियम Na+, और इधर फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से SO4 2-, तो देखो इसमें करंट का डायरेक्शन, लॉजिकल मजा देखो, इसमें करंट का डायरेक्शन INA किधर होगा, इधर, क्योंकि पॉजिटिव के डायरेक्शन होता है, नेगेटिव ऐसे जा रहा तब भी यहाँ पे क्या होगा ISO4, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो INET की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी INA + ISO4-, ठीक है, मतलब Na+ और Na+ और SO4-2, ठीक है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे अब एक चीज़ सोचो, ठीक है, तो अगर हम INET की बात करें तो INET हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा N1E, ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन सोडियम, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट, तो क्या हो जाएगा N2E, ठीक है, क्योंकि इसके सोडियम के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम है ना, तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, ठीक है, ये 2 हैं तो 2 डिसोसिएट 2 बनेंगे, और SO4 से एक ही है तो इसको N2 भी किया हुआ है, ठीक है, तो INET की वैल्यू क्या हो जाएगा 2N1E और क्या N2E। तो ध्यान देना, अगर दोनों एक, इसकी वजह से करंट ये है क्योंकि इसको इससे मतलब है कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में गया तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन में गया तब करंट का डायरेक्शन इधर। अगर मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता, सपोज कर लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो I पॉजिटिव जो होगा वो इस डायरेक्शन में, ये I पॉजिटिव का डायरेक्शन है और I नेगेटिव का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, I क्या हो जाएगा INET की वैल्यू I पॉजिटिव + I नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 - I2, यहाँ करंट क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किस पे, करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, बात समझना, ठीक है, क्या हो जाएगा करंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप इसको, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लो इसको, ठीक है, ये देख लिया आपने, ठीक है। अब देखो इसमें 6 पॉइंट जो होता है, 6 पॉइंट क्या है कि मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्या होगा, इट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेंट, ठीक है, वो भी क्या होगा, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जैसे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा तुम्हारा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, ठीक। दूसरा क्या है आपका बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक, बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, बीम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो वहाँ पे करंट नहीं होगा, लेकिन बीम ऑफ प्रोटॉन पे क्या होगा। और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो ये भी करंट होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, आप नोट कर लो यहाँ तक, पहले दरवाजा बंद करके आओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि अगर 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड्स, फाइंड द करंट, एक साइड से मान लो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितना पर सेकेंड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फाइंड द करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आई इंस्टेंटेनियस निकालोगे या आई एवरेज निकालोगे, तो ध्यान दो पर सेकेंड पूछा हुआ है, तो पर सेकेंड में जब भी तुम निकालोगे तो वहां पे आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज बराबर ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो और तब भी तुम्हारा दिमाग काम ना कर रहा हो कि क्या करना है या ऐसा क्या पूछ लिया, तो नोटिस करना अगर क्वेश्चन अंडरस्टूड है, जैसे रिंग वाला आप देखोगे तो रिंग के केस में अगर यहाँ पे चार्ज क्यों है, पूरा चार्ज क्यों कंसंट्रेटेड है और इस क्रॉस सेक्शन से पूछ रहा है, तो आई इंस्टेंटेनियस तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मान लो इतना बड़ा गया 0, फिर इतना गया 0, चार्ज ही नहीं मूव किया, तो इसमें क्या निकालना, आई एवरेज, ये अंडरस्टूड है कि आई एवरेज निकालना। उस तरह अगर कहीं पे दे कि पर सेकंड जा रहा तो इसका आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस बराबर होगा, तो हम इसमें निकालेंगे क्या, आई एवरेज निकालेंगे। तो आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी ΔQ/ΔT। ΔQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE
बाई डेल्टा टी, और ये कितना है 1 सेकेंड, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी NE। ठीक, अब n कितना है, ये है तुम्हारा 10⁶ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई, तो यही करंट हो गया। या इसको लिखना चाहो आई एवरेज की वैल्यू तो हो जाएगा 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये क्या हो जाएगा एम्पियर, इतना करंट हो जाएगा। तो या क्या 10⁶ ई लिख सकते हो, या I = NE लिख सकते हो, या 10⁶ इंटू 1.6 10⁻19 ई, या इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻13 एम्पियर करंट। ये आई एवरेज है, किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की इस एरिया क्रॉस सेक्शन से मूव करने की वजह से। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो एक चीज़, ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हम लोग को एक चीज़ दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि किसकी किस, जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से अलग करंट होता है, कंडक्टर में अलग करंट होता है, तो सबकी वजह से अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या पढ़ना है, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ, ठीक है, करंट कैरियर। ठीक है, क्या पढ़ना है यहाँ पे हम लोग को, टाइप्स ऑफ करंट कैरियर। ठीक है, करंट कैरियर। ठीक है, पहला किसकी वजह से होता है, बाई कंडक्टर की वजह से। ठीक है, कंडक्टर में किसकी वजह से, ठीक है, कंडक्टर में किसकी वजह से, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इकलौता कॉन्सेप्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे करंट मूव करता है, तो ये क्या हो, कंडक्टर में ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, सेमी कंडक्टर बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, सेमी कंडक्टर, यहाँ पे बात हम किसकी करते हैं, ठीक है, यहाँ की हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और क्या, एक नई कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आता है होल्स की वजह से। क्या होता है कि यहाँ पे होल भी अलग, हम बताएं ना कि कोई भी चार्ज मूव करे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे थे, नेगेटिव इधर जा रहे थे, तो ड्यू टू पॉजिटिव ड्यू टू नेगेटिव, अगर मान लो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रोट कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस वजह से। अगर कंडक्टर को रॉड को चार्ज कर, तो रॉड को मूव कर रहा है, तो करंट बाई द रॉड होगा क्या, चार्ज ऑन रॉड बाई पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमसे से मतलब नहीं है कि कौन मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है, सिर्फ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, करंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेमीकंडक्टर में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल। होल क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस वैकेंट स्पेस को होल बोलते हैं। जैसे होल का कॉन्सेप्ट तुम्हें बेसिकली समझा दे, जैसे आपने नोटिस किया होगा, आपको कभी इस चीज को नोटिस नहीं किया, जैसे सोचो कि आप अपने फोन्स में यूज करते हो कुछ चीजें, जैसे तुम्हारे बल्ब होते हैं, तो बल्ब में एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी, एक्सेस एनर्जी है, उसको क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है जो यहाँ पे यूज होती है। जो एलईडी है वो एक तरह का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आओ दूसरा, होल्स की अगर हम बात करें, जैसे आप यूज करते हो, अपने फोन यूज करते हो, अपने मेमोरी कार्ड्स यूज करते हो, ठीक है, और आप हार्ड डिस्क यूज करते हो, तो जो वैकेंट स्पेस होता है ना, वो यही होल होता है। होल वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा चुका होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जा चुका था, वो खाली जगह को होल्स बोलते हैं। तो जो तुम्हारे मेमोरी कार्ड से जो हार्ड डिस्क होते हैं, उन जगह पे क्या होता है, वो होल्स होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके बैठते हैं, तो वो क्या करता है, फिर वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। बात समझाएं, कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा होगा कि ये मेमोरी कार्ड जैसी चीज़ें, हार्ड डिस्क जैसी चीज़ें क्या होती हैं, वो सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन चिप पे क्या होता है, वो होल्स होते हैं। होल्स की वजह से वो जगह एक वैकेंट होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में होल से इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तीसरे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से। ठीक है, तो इसकी वजह से, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू कैटायन एंड एनायन, कैटायन प्लस एनायन। ठीक है, ये दोनों की वजह से होता है, कैटायन एनायन। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, करंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड फोर्थ वन, ठीक है, ठीक है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब से, ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, वो इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, गैस आयनाइज्ड होती है। गैस क्या होती है, आयनाइज्ड होती है। ठीक है, आयनाइज्ड होती है, इसमें गैस आयनाइज्ड होती है, और वो गैस आयनाइज्ड होकर क्या होती है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव करता है, और क्या होता है, पूरा का पूरा जो ट्यूबलाइट, जैसे CFL ट्यूबलाइट होती है, तो आयनाइजेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता था, लाइट्स क्या मतलब करंट जनरेट होता था, वो वहाँ पे क्या होता है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये चार
टाइप्स ऑफ कैरियर क्या है, करंट कैरियर, ठीक है। ये जो करंट के कैरियर होते हैं वो 4 तरीके से होते हैं, या तो बाई कंडक्टर जिसमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, या तो सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल की बात करते हैं। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी यही है। फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, जो तुम्हारी बैटरी चार्जेस होती है, या तुम जो ड्राई सेल्स लगवाते हो, जो अपने घड़ी में सेल्स लगवाते हो, जो अपने वो क्लॉक जो आपके यहाँ जो दीवार घड़ी पे लगी होती है उनकी, तो जो भी ऐसे सेल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। जो तुम्हारे घर में इन्वर्टर बैटरी होती है उसमें भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट। तुम्हारे कार में, तुम्हारी बाइक्स में जो बैटरियाँ लगी होती हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से जनरेट होता है। आप सोचो सेल्फ मारो, करंट बाइक को मिलती है, बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ करंट जनरेट के लिए कौन है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से होता है, ठीक है। और गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो आपके पहले CFL यूज़ करते थे, ट्यूबलाइट्स यूज़ करते थे, आजकल LED का ज़माना है, वो सेमीकंडक्टर के दिन है। इसको पढ़ाएंगे कि कैसे LED सेमीकंडक्टर एज ए LED होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे नोट कर लो। और नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, लिखा है इन एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन 10 पावर 6, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 10 पावर 6 एल्युमिनियम आयंस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट ऐसे गया, कितना 10 पावर 6 एल्युमिनियम आयंस Al+3, ठीक है। और क्या होगा, एंड 1.2 इंटू 10 पावर 6 सल्फेट आयन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसमें कितना गया, 1.2 इंटू 10 पावर कितना 6, क्या हो जाएगा, सल्फेट SO4-2, ठीक है, मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फाइंड द क्या लेफ्ट टू राइट पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो आई एवरेज इंसिडेंस दोनों बराबर होगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस, इसकी वजह से करंट निकालना है। तो ठीक है, ध्यान दो, अगर हम बात करें एल्युमिनियम सल्फेट की, तो Al2SO4 का थ्राइस होता है, ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस होता है। अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो क्या बनेगा, 2 एल्युमिनियम + 3 और 3SO4-2 बनता है, ठीक है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम होते हैं और 3 किसके होते हैं, SO4 के, ठीक है। तो आई करंट कितने हैं इसमें, तो आई नेट की बात करेंगे हम, तो इसमें देखो इधर ये जा रहा है तो आई एल्युमिनियम इधर होगा Al+3, और SO4 इधर जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, आई SO4-2, ठीक है, इन दोनों की वजह से करंट होगा। तो आई नेट की वैल्यू अगर लिखाएंगे तो आई आ जाएगा आई एल्युमिनियम आयंस और प्लस आई सल्फेट आयन, ठीक है। तो आई एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, ठीक है, इसमें कितने देखो 10 पावर 6 है, तो ठीक है 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन E, ठीक है, 10 पावर 6 E, ठीक है, तो +3 है ना, ठीक है, इसमें कितने हैं 3 +3 है, ठीक, और इसके ऑलरेडी कितने हैं 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें +3 है, तो 3 की वजह से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो क्या करेंगे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसमें SO4 में इसके पास क्या -2, इसने क्या 2 इलेक्ट्रॉन -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या करोगे 2 इंटू क्या करोगे, SO4 में कितने हैं 1.2 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। इन दोनों को क्या करोगे, आई नेट ऐड कर दोगे तो यहाँ पे करंट मिल जाएगा। ध्यान देना यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसने Al2+3 है, तो इसके पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 2 मॉलिक्यूल भी तो होते हैं, तो क्या करोगे अगर 2 मॉलिक्यूल तो इंटू 2 करोगे और इसमें क्या होगा इंटू 3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट आयन है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम आयन है। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, हम इसको इसमें देखो इसे Al3+3 है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल है तो 3 2 6 टोटल क्या हो जाएंगे, यानी 6 इंटू 10 पावर 6 क्या हो जाएंगे, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अगर मतलब इसके चार्ज पार्टिकल, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें -2 है तो मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, ठीक। ये किसका है, ये सल्फेट आयन की वजह से है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान देना, फॉर इलेक्ट्रॉन करंट। और अगर हम सिर्फ आयंस की बात करेंगे तो एल्युमिनियम आयन की वजह से अगर करंट जा रहा है तो क्या होगा 2 इंटू आई एल्युमिनियम, मतलब क्या चार्ज, इस पे देखो क्या लिखोगे, इतने सल्फेट आयन है तो 2 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19, और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1.2 इंटू 10 पावर कितना 10 पावर 6 इंटू 1.6। ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर एक सल्फेट आयन को, एक एल्युमिनियम आयन को इतना, ये इतना नंबर ऑफ आयंस बोला है,
डिसोसिएट करने पे, तो ये हम मान लेते हैं कि ये एक चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। और अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ 3 मल्टीप्लाई करोगे 2, और 2 मॉलिक्यूल्स इसके हैं और 3 इसके हैं, तो उसको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का है तो ये तुम समझ सकते हो कि कौन सा आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, और जो अगला लेक्चर है वो इससे बेस्ट होगा। आप इसको ध्यान से करो। चलो, गुड लक।